मित्रों, आज हम लोग हिंदी नवगीत की विकास यात्रा पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा किन्हीं कारणों से कक्षाओं में नहीं हो पाती है। हमें अध्ययन अध्यापन के लिए जो विद्यार्थी मिलते हैं, साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी जगहों पर गीत को, नवगीत को, जनगीत को, गज़ल को, अन्य जो छांदस विधाएं हैं उन्हें पाठ्यक्रमों में किन्हीं कारणों से विद्वानों ने रखना उचित नहीं समझा। इसके तमाम सारे कारण हो सकते हैं। इन कारणों पर चर्चा की जानी चाहिए। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज 1 घंटे सवा घंटे में जितना संभव होगा हम लोग नवगीत के विकास को लेकर, गीत, नवगीत, जनगीत को लेकर जितना हो सकता है उतनी चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने उन उत्साही विद्यार्थियों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने इस विषय को प्रस्तावित किया मेरे सामने बातचीत के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी कक्षाओं में बीए की, एमए की या पीएचडी के विद्यार्थियों के बीच जिन विषयों को पढ़ाते हैं उनमें ये विषय नहीं होते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के मन में यह बात आई कि हम नवगीत पर भी चर्चा करें, वो सभी विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं और हमारी उम्मीदों के केंद्र तो विद्यार्थी ही होते हैं। साहित्य के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तमाम सारे कारण होते हैं, तमाम सारी पक्षधरताएँ होती हैं, तमाम प्रतिबद्धताएँ होती हैं, राग द्वेष होता है। इन कारणों से विद्वानों की भी अपनी अच्छाइयाँ और कमज़ोरियाँ होती हैं। हम जिन विषयों को नहीं जानते हैं सामान्यतः उन पर चर्चा भी नहीं करते। उन पर चर्चा क्यों करेंगे? हम जिस विषय पर हमारी जानकारी नहीं होगी हम उसकी चर्चा क्यों करेंगे और उसे हम पाठ्यक्रमों में क्यों रखना चाहेंगे? इस सब के बावजूद कई जगहों पर पाठ्यक्रमों में नवगीतकारों को रखा गया है, गज़लकारों को रखा गया है, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा अपने को विद्वान समझते हैं वो हमें लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू होती हैं और इनको पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इसके तमाम कारण हैं, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ। आज हम लोग विषय की शुरुआत करें। देखिए, एक तो इस लिंक को मैंने भी साझा कर दिया था और बहुत सारे मित्रों ने साझा कर दिया था। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं एमए के, कुछ बीए के, कुछ पीएचडी के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, और इनके अलावा बहुत सारे नवगीतकार जुड़े हुए हैं। बहुत सारे विद्वानों ने फ़ोन किया था मुझे सुबह आप ये पोस्ट देखकर और खुशी जाहिर की थी कि इस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हिंदी नवगीत के वरिष्ठतम लोगों में से एक प्रोफेसर रामदरस मिश्र, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं और बड़े ही रचनाकार हैं, जिन पर 2 पीएचडियाँ तो मैंने कराई हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था इस संदर्भ में। डॉक्टर माहेश्वर तिवारी, जो बड़े गीतकार हैं, जिनके गीतों की चर्चा भी मैं करता ही रहता हूँ, उनका फ़ोन आया था। कई लोगों ने फ़ोन करके, बुद्धिसेन शर्मा जी, 80 से ऊपर की उम्र है, बुद्धिसेन शर्मा जी का फ़ोन आया था, जो बड़े नवगीतकार और गज़लकार हैं। तो तमाम सारे लोग, हमें उम्मीद है कि सीनियर लोग भी आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे
बातें निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी, जो हमारा उद्देश्य है। मित्रों, यह जो दुनिया है, यह जो सृष्टि है, यह छंदमय है। ये जो समूचा ये सृजन है, यह छंदमय है, लयमय है। हमारी प्रकृति लयबद्ध है। हमारी पृथ्वी एक लय में चलती है, हम सभी जानते हैं। ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, उनका एक चक्र है, एक लय है। हवा का चलना, नदियों का बहना, झरनों का गिरना, और चिड़ियों का चहचहाना, पशु पक्षियों का उड़ना, पशुओं का चलना, उनकी चाल। हम एमए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के बीच असाध्य वीड़ा पढ़ रहे थे, तो मैं चर्चा कर रहा था लय की। तो ये सब कुछ जो है ये लयबद्ध है, और हमारी सांसों का आरोह अवरोह ये सब एक लय में बंधा हुआ है। ये लय जब गड़बड़ाती है तो बड़े अनिष्ट होते हैं। आज यही लय समाज में भी, जिंदगी में भी और साहित्य में भी ये लय फंसी सी है। यह लय खतरे में है, और इस लय के खतरे में पड़ने से बहुत कुछ जिंदगी का सवाल पैदा हो जाता है। जो कविता के जरूरी सवाल हैं वो जिंदगी के भी सवाल हैं। तो हम ये कविता जिंदगी से अलग नहीं है। हम सभी एक लय में चलते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे चलने की एक लय होती है। हम चलने से पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति है ये। हमारे बोलने की एक लय है। हर आदमी अपने अंदाज में बोलता है। हंसने का, हंसी का एक छंद होता है। तो ये सारा कुछ जो छंदमय और लयमय है, जब तक हम इसके साथ एक तालमेल बनाकर चलते हैं तब तक बहुत कुछ ठीक चलता है। लेकिन जब हम जानबूझकर किसी कारण, स्वार्थ के कारण, हम जब यह लय भंग करते हैं, जब हम प्रकृति से अपना रिश्ता कमज़ोर करते हैं, जब प्रकृति का विनाश करने लगते हैं, पशु पक्षियों का नाश करने लगते हैं, तो बहुत सारे अनर्थ होते हैं। तो जीवन में ये सब हो रहा है और उसके दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं। साहित्य में भी ये सब हुआ। कविता में जो कविता आदिकाल से, जब से हमारी सभ्यता है, जब से मनुष्यता है, जब से गीत लिखे जाने लगे थे, मनुष्य ने अपने मन के भावों को गुनगुनाना आरंभ किया था। जब से उसने भाषा की इजाद की थी, उससे पहले भी लय थी। उससे पहले भी आदमी हंसता था, रोता था। हंसने रोने की एक लय तो होती है। श्रम कर रहे थे, काम कर रहे थे, उत्पादन शुरू कर लिया था, उस श्रम की एक लय होती है। हल एक लय में चलता है और फावड़ा भी एक लय में चलता है। तो ये जो जिंदगी की लय थी, ये जो श्रम की लय थी, उसी लय से कविता में लय आई। फिर मनुष्य ने अपनी बातों को कहना शुरू किया, उसको उसी लय में कहना शुरू किया। मैं जत्सार के गीतों की एक दिन विद्यार्थियों में चर्चा कर रहा था, किस तरह से श्रम से गीत पैदा होता है और उस श्रम मददगार होता है। तो यह जो लय है, इस लय को हम लोगों ने किन्हीं कारणों से, कभी ज़रूरी कारणों से और कभी अनावश्यक कारणों से उस लय को तोड़ा। गीत जो लंबे समय से लिखे जाते रहे हैं और उसी अपनी गेयता के कारण, अपनी लयबद्धता के कारण वो गीत, वो कविताएं, वो तमाम सारे छंद हमें याद हैं। और हमें याद हैं तो वह गीत हमारे साथ खड़े होते हैं। हम अपनी बात जब करते हैं तो हमारी बात के समर्थन में वो कविताएं खड़ी हो जाती हैं। अगर वो लय में होती हैं, छंद में होती हैं, तो हमें याद होती हैं। और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमें याद होती हैं, वही वक्त पर हमारा साथ देती हैं।
तो हम अपनी बात के समर्थन में, अपनी बात की पुष्टि में किसी को कुछ समझाने के लिए हम अक्सर कवियों की कविताएं उद्धृत करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वही कविताएं होती हैं जो लय में हैं। तो लय में लंबे समय से लिखा जाता रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक लेख में चर्चा की कि कविता गद्य में भी हो सकती है। उसका उन्होंने उदाहरण पेश किया। आगे चलकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनसे हम सभी लोग परिचित हैं, निराला ने मुक्त छंद की बातें की और एक कविता लिखी प्रगल्भ प्रेम नाम से। प्रगल्भ प्रेम नामक कविता में निराला ने मुक्त छंद की चर्चा की। अर्ध विकच इस हृदय कमल में आतु, प्रिय छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह, गजगामिन यह पथ तेरा, संकीर्ण कंटका कीर्ण। तो निराला को यह लगा था कि मुक्त कविता जब छंदों में होती है तो मन की सारी बातें बहुत ठीक से नहीं हो पाती हैं, इसलिए उन्होंने मुक्त छंद की बातें की। लेकिन ये ध्यान रहे, मैं विद्यार्थियों से बातें कर रहा हूँ, जो विद्वान जुड़े हैं वो सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो तो सब जानते हैं, विद्वानों को सब पता है, सारा इतिहास पता है। विद्यार्थियों को से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब निराला ने मुक्त छंद की बातें की थी और उनके समर्थन में जो दूसरे लोग आए थे, वो सारे के सारे ऐसे लोग थे जिन्हें छंदों का ज्ञान था। ये ध्यान रहना चाहिए। वे सभी लोग वह थे जिन्हें छंदों का ज्ञान था, जो छंदों में लिख रहे थे, छंदों में लिख चुके थे, जो गीत लिख रहे थे, जिन्होंने छंदबद्ध कविताएं लिखी थी, दोहे लिखे थे, छंद लिखे थे, सवैया, घनाक्षरी, कवित्त, रोला, सोरठा सब लिखा था बहुत सारे लोगों ने। तो उन लोगों ने जब छंद को छोड़ने की बातें की तो समझदारी से की। इस विषय पर एक दिन अशोक वाजपेयी जी से मैं बात कर रहा था। वो भी यही कह रहे थे कि हम लोगों ने जब छोड़ा तो जान कर छोड़ा, जानते हुए छोड़ा। तो थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश की और वहाँ जो मुक्त छंद था वह मुक्त युक्त छंद था, छंद से बिल्कुल अलग नहीं था, छंद से अलग नहीं था, वो मुक्त युक्त छंद था, जिसे आगे चलकर अर्थ की लय कहा गया, जिसकी व्याख्या करते हुए जगदीश गुप्त ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने और दूसरे लोगों ने, नामवर सिंह वगैरह ने, जिसकी व्याख्या आगे के विद्वानों ने करते हुए उसे मुक्त युक्त लय, अर्थ की लय की बात हुई। फिर आगे चलकर विचारों की लय की बात हुई। तो लय बनी रही। आप ये देखिए कि जितने उस समय के बड़े रचनाकार थे, जिन्होंने आगे चलकर नवगीत लिखे, आगे चलकर कुछ लोगों ने मुक्त छंद की कविताएं लिखी, वो सभी के सभी, वो आप जितने नाम जानते हैं, नाम गिराने की जरूरत नहीं, छायावाद के भी और प्रयोगवाद के भी, नई कविता के भी जितने बड़े गीत कवि हैं, वो सभी कवि छंदों में लिख चुके थे, छंदों में लिख रहे थे। इसलिए जब वो मुक्त छंद में लिखते हैं तो उनकी कविताओं में एक लय होती है, इसलिए उनकी कविताओं में काव्यत्व होता है। हुआ ये कि हम चूँकि सहज मार्ग के यात्री होते हैं, जिस मार्ग पर चलने में कोई बहुत परेशानी न हो, हम उस पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों ने जानते हुए चीज़ों को छोड़ा और उसमें नया जोड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कुछ जाना ही नहीं और नया लिखने लगे। कुछ लोगों को छंदों की कोई जानकारी नहीं थी। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, ये जो होते हैं, इसको थोड़ा जान के चलना चाहिए। तो कुछ लोगों ने एकदम नहीं जाना, लेकिन उन लोगों ने कुछ लिखना आरंभ किया और वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम गीत को नहीं मानते, हम नवगीत को नहीं मानते, हम जनगीत को नहीं मानते, हम छंद को मानते ही नहीं, हम लय को मानते ही नहीं, हम तो गद्य लिखेंगे और कहेंगे कि यही कविता है। अब कोई क्या कर लेगा भाई, हम स्वाधीन हैं सारे लोग, हम किसी को कैसे मना करेंगे कि ये कविता नहीं, आप कैसे कहेंगे? जब तमाम सारे लोग एकदम गांजे हुए हैं, रोज 2-4 कविता लिख कर, होड़ लगी हुई है कुछ भी लिख देने की और कहने की ये कविता है, तो भाई करिए, हमको क्या करना है, करते रहिए। वो तो समय निर्णय करता है, समय निर्णय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है।
तो इस क्रम में हुआ ये कि जो छंदबद्ध कविता थी, उस कविता से बहुत सारे लोगों ने सहज मार्ग अपनाया और गद्यांश लिखना आरंभ किया और लिखा जा रहा है खूब। लेकिन उसी अच्छा, पुराने गीतों पर व्यंग्य किया, जो गीत धारा थी, जो गीत लिख रहे थे उन पर व्यंग्य करना शुरू किया कि वो तो कुछ लिखते ही नहीं, गीत में तो बातें ही नहीं की जा सकती है, उसमें तो अपने मन की बात नहीं हो सकती, जो हमारे जीवन की जटिलताएं हैं उनको हम गीत में नहीं लिख सकते हैं। ये सब बातें कहना शुरू किया और इसमें ये सब पूरी तरह से ये बातें गलत नहीं थी, इनमें थोड़ी सी सच्चाई थी। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने अपना संशोधन करना आरंभ किया। जो प्रतिभाशाली लोग थे, हम आलोचना सुनते हैं और आलोचना से सीखते हैं, फिर अपने को दुरुस्त करते हैं। तो लोगों ने इसको ठीक करने के लिए एक रास्ता तलाशा और इसका नेतृत्व किया शंभुनाथ सिंह ने। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जो बनारस में ही रहते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो मुजफ्फरपुर में रहते थे। तो मुजफ्फरपुर में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत नाम की चर्चा की, गीतांगिनी नाम की एक पुस्तक निकाली और उसमें इस पर विस्तार से बातें की। शंभुनाथ सिंह जी ने बातें की और शंभुनाथ जी ने इसका नेतृत्व किया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत की व्याख्या की, उसमें नवता की बातें की, नवीन अर्थ, नवीन छंद की बात की। ये सारे लोगों ने इस पर बैठकर चर्चाएं की और जो नवजीवन है, जिंदगी की जो नवीन सच्चाइयां हैं, उन सच्चाइयों को नए गीत में लाने की बातें की, नवगीत में लाने की बातें की। जो छंद की बड़ी जटिलता थी और कुछ लोग जिसे मुखड़े की तानाशाही कह रहे थे, कुछ लोगों ने गीत में मुखड़े की तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया था। नवगीत में जो मुखड़े की पंक्ति होती है, जो टेक की पंक्ति होती है, वो गीत को संचालित करती है। तो उसकी तानाशाही, वो तानाशाही ने वो एक अनुशासन है, वह एक अनुशासन है, लेकिन अनुशासन एकदम ऐसा सख्त कर दिया जाएगा तो विकास रुक जाता है, जिसको शास्त्रीयतावाद कहते हैं साहित्य में। शास्त्रवाद और स्वच्छंदतावाद ये बार बार आते जाते रहते हैं। जब बहुत जकड़न हो जाती है तो स्वच्छंदता की ज़रूरत होती है, स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है, और जब अराजकता बन जाती है स्वतंत्रता, तो फिर शास्त्रीयता की ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों ने उसमें थोड़ी सी शिथिलता लाई। जो बहुत जटिल विन्यास था, नवगीत में ने उसमें शिथिलता लाई। लय में भी उसको कहीं ज़रूरत हुई तो तोड़ने की कोशिश की। निराला ने इसकी शुरुआत कर दी थी। निराला तमाम सारी चीज़ों के अग्रदूत हैं, हम सभी जानते हो। मुक्तचंद की भी शुरुआत करते हैं, वह गज़ल की भी शुरुआत करते हैं थोड़े कायदे से, दुष्यंत कुमार से पहले। और निराला गीत, नवगीत की भी शुरुआत करते हैं। निराला के बहुत सारे गीत ऐसे हैं, सुख का दिन डूबे डूब जाए, तुझसे न सहज मन ऊब जाए, इस तरह के गीत निराला के ही गीतों में से जनगीत की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं। गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा, गहन है यह अंधकारा। तो निराला इसकी भी शुरुआत करते हैं। तो निराला की बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो नव चेतना को लेकर हो। तो उनकी जो सरस्वती वंदना है वो तो नवता का उद्घोष ही करती है। नवगति नवलय नवलय ताल छंद लय की जो बातें करते हैं वो नवीनता की ही बातें करते हैं। तो नवगीत की शुरुआत निराला से होती है। महादेवी वर्मा के भी कुछ गीत उस समय के उस तरह के दिखाई पड़ते हैं। और आगे चलकर दूसरे लोगों ने जो परवर्ती गीतकार हैं, निराला के बाद के जो गीतकार हैं, वो हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, ये भवानी प्रसाद मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, रामावतार त्यागी, रमानाथ अवस्थी, सोम ठाकुर,
जो उस पीढ़ी के लोग थे, माहेश्वर तिवारी, आगे चलकर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, शांति सुमन, नचिकेता, थोड़ा आगे आकर बहुत सारे, वो शिव बहादुर सिंह भदौरिया, मुकुट बिहारी सरोज, ये सारे के सारे जो आगे चलकर लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को मिल बैठकर समझने की कोशिश की और उसमें नवीनता का पक्ष रखा। अंतर्वस्तु, मैं बार बार कर रहा हूँ कि अंतर्वस्तु और शिल्प दोनों स्तरों पर। अंतर्वस्तु के बिना कोई रचना नहीं होती है, निर्णायक तो अंतर्वस्तु ही होती है। शिल्प हमेशा रचना की अंतर्वस्तु की सेवा करने के लिए होता है। हमें जो कहना है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन रचनाकारों ने इस पर बड़ा गंभीर चिंतन किया। हम लोग जरा विद्यार्थियों से, मैं क्योंकि बातें कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी बातें मैं कुछ उनके ज्ञानवर्धन के लिए कर लेना चाह रहा हूँ। देखिए, जो गीत, पुराने गीत थे, उनके बारे में यह बड़ा आरोप था कि वे गीत प्रेम के सीमित दायरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे, वह गीत एक तरह से मौसम की रिपोर्टिंग है, वेदर रिपोर्टिंग है। ज़्यादातर गीत मौसम के गीत लिख रहे थे, ज़्यादातर गीतकार। नवगीतकारों ने उससे थोड़ा सा अलगाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। कुछ लोग मौसम की रिपोर्टिंग करते रहे नवगीत में भी, कुछ लोग आज भी कर रहे हैं। आज भी हम लोग जब पढ़ रहे हैं, हम जिन ग्रुपों से हम लोग जुड़े हैं या जो पुस्तकें आ रही हैं, कुछ खरीद कर कुछ मित्रों से भेंट में मिल जाती हैं, हम लोग देख रहे हैं तो अच्छा भी लगता है और कई बार असंतोष भी होता है। ये सब क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। दिन भर की चर्चा हो रही, सुबह हुई और शाम हुई और दोपहरी हुई और क्या क्या हुआ। कोई कोरोना को गरिया रहा है, ललकारे हुए कोरोना पर पर बंदूक दागे हुए है कि तुम आए, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए। हम विषय महत्वपूर्ण लेंगे तभी रचना महत्वपूर्ण होगी। और रोज़ खांची भर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई चीज़ जब परेशान करती है, कोई भी रचनाकार जब उसको कोई चीज़ मथती है, परेशान करती है, तभी उसे लिखा जाना चाहिए। कभी कभी होता है, ज़रूरी होता है कुछ लिखना, लेकिन ये थोड़े है कि जो मन में आए, जो ही मन में आए उठा के गांजे जा रहे हैं आप। तो पहले भी खराब लिखा जाता था, आज भी खराब लिखा जा रहा है। छंद में भी खराब लिखा जा रहा था और मुक्त छंद में भी खराब लिखा जा रहा था और आज भी लिखा जा रहा है। तो ये जो इतिहास है, उस इतिहास से मैं थोड़ा सा परिचित कराना चाह रहा था। शंभुनाथ जी ने नवगीत दशक 1 का संपादन किया था। 3 दशकों का उन्होंने संपादन किया, नवगीत दशक 1, 2 और 3। तो इन दशकों में उन्होंने मतलब 82, 83, 84 में नवगीत दशक 1, 2, 3 प्रकाशित किए, जिनमें 10-10 नवगीतकारों को रखा। उनमें जो रचनाकार शामिल थे, उन रचनाकारों के नाम हम विद्यार्थियों को बता दें ताकि वो आगे चलकर इन चीज़ों को समझें। एक तो कुछ कवियों ने नवगीत को लेकर गीत लिखे, नए सरोकारों को लेकर गीत लिखे थे। मैं उसमें से उन नामों की चर्चा करूं, इससे पहले मैं कुछ पंक्तियां मुकुट बिहारी सरोज जी की पढ़ना चाहता हूं, जिससे नवगीत के विषय में पता चलता है। उन्होंने लिखा कि जिस जगह सूरज किसी का दास है, जिस जगह पानी नहीं है प्यास है, जिस जगह सपने नहीं है रात है, जिस जगह मरहम नहीं आघात है, तुम बताओ उस जगह के गीत का आधार क्या हो। तो जिस जगह सूरज किसी का दास है, जिस जगह पानी नहीं है प्यास है, तो जहाँ अभाव है और व्यवस्था कुछ
घरानों और पूंजीपतियों के हाथों बिक जाती है, ऐसे में गीत किस विषय पर लिखा जाए? गीत के लिए एक एक नया विषय चाहिए। ये मुकुट बिहारी सरोज इस बात को कह रहे थे। मैं जिस तरफ आपको ले जा रहा था, शंभुनाथ जी ने जो पहला नवगीत दशक संपादित किया, उसके कवि थे जिसमें 50 और 60 के बीच, सन 1950 और 60 के बीच जो रचनाकार गीत के क्षेत्र में आए थे, उनको उन्होंने रखा था। उसमें थे नईम, सोम ठाकुर, देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार को लोग बंगाली नाम से जानते हैं, देवेंद्र कुमार बंगाली। बंगाली उनका वास्तविक नाम था। देवेंद्र कुमार जिस समाज से आए थे, वहाँ उनका नाम, वास्तविक नाम बंगाली ही था। जब वो गीत लिखने लगे, कविताएं लिखने लगे और रेलवे में सर्विस करते थे, सौभाग्य से मुझे उनका सानिध्य मिलता था, तो उन्होंने अपना नाम देवेंद्र कुमार रख लिया था। जो लोग उनको जानते हैं उनके नाम के साथ देवेंद्र कुमार बंगाली जोड़कर बातें करते हैं। तो देवेंद्र कुमार बंगाली, देवेंद्र शर्मा इंद्र जो पिछले दिनों नहीं रहे, भगवान स्वरूप सरस, उमाकांत मालवीय, शिव बहादुर सिंह भदौरिया, रामचंद्र चंद्रभूषण, ठाकुर प्रसाद सिंह और शंभुनाथ सिंह। ये 10 गीतकार पहले दशक के रचनाकार थे, जो सभी यशस्वी रचनाकार थे। मुझे समय मिलेगा तो मैं इन लोगों की चर्चा करूंगा आपसे। दूसरा दशक आया था 1983 में, जिसमें 60 से 70 के बीच के 10 रचनाकारों को उन्होंने रखा, और उसमें गीतकार थे कुमार शिव, अनूप अशेष, राम सेंगर, ओम प्रभाकर, उमाशंकर तिवारी, कुमार रविंद्र, गुलाब सिंह, श्री कृष्ण तिवारी, माहेश्वर तिवारी और अमरनाथ श्रीवास्तव। ये दूसरे दशक के गीतकार थे। इनमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, अभी लिख रहे हैं, हम लोग अपनी कक्षाओं में उनका उल्लेख करते रहते हैं। और तीसरा दशक आया था 1984 में, 82 में ये दशक प्रकाशित हुए। तीसरे दशक में अखिलेश कुमार सिंह, राजेंद्र गौतम, डॉक्टर सुरेश, सुधांशु उपाध्याय, विजय किशोर मानव, योगेंद्र दत्त शर्मा, जहीर कुरैशी, बुद्धिनाथ मिश्र, दिनेश सिंह और विनोद निगम शामिल थे। तो ये 30 गीतकार, नवगीतकार तीनों दशकों में थे। उसके बाद 1986 में शंभुनाथ जी ने नवगीत अर्धशती प्रकाशित किए और उसका लोकार्पण मुंबई में हुआ 1986 में। विद्यार्थी ध्यान रखें कि नवगीत अर्धशती का प्रकाशन हुआ और उसमें तमाम सारे कवियों को शामिल किया और उसका लोकार्पण मुंबई में हुआ था। और पंडित नरेंद्र शर्मा जो बड़े गीतकार थे, जिनकी चर्चा दुर्भाग्य से हम लोग नहीं करते, क्योंकि विडंबना ये है कि जिन लोगों की कुछ कविताएं पाठ्यक्रमों में रख ली जाती हैं, उनकी चर्चा तो होती है, विद्यार्थी उनको तो जान पाते हैं, उनको नहीं जान पाते। विद्यार्थी इस तरफ से जाने कि उन्होंने, नरेंद्र शर्मा ने रामायण सीरियल के गीत लिखे थे और बहुत सारे सीरियलों के और फिल्मों के गीत लिखे थे। नरेंद्र शर्मा बड़े गीतकार थे। तो नरेंद्र शर्मा उसमें उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और धर्मवीर भारती उस आयोजन के मुख्य अतिथि थे, धर्मवीर भारती। तो यह जो यात्रा यहाँ से चली, उसको एक महत्वपूर्ण आयाम मिला ठाकुर प्रसाद सिंह से। शंभुनाथ जी तो लिख ही रहे थे, शंभुनाथ जी के 10-12 संग्रह हैं उनके नवगीतों के। हम लोग उनको पढ़ते हैं, पढ़ाया है, उन पर काम कराया है, उन पर लिखे हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो लोग बेहतरीन गीत लिख रहे थे, या एक तरह से नवगीत का आंदोलन जिन लोगों ने छेड़ दिया था, उनमें ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर प्रसाद सिंह सन 1950 से लेकर
1953 तक झारखंड के देवघर में रहे। देवघर विद्यापीठ के प्राचार्य थे, वहाँ रहे। वो बनारस के ही रहने वाले थे और वहाँ रहते हुए उन्होंने संथाल जाति के संथाली आदिवासियों के लोकगीतों को सुना, समझा, पचाया और उनकी लय में उनकी जिंदगी को लिखा। और वंशी और मादल नाम का उनका संग्रह 1969 में प्रकाशित हुआ। तो यह 1959 में वंशी और मादल प्रकाशित हुआ और उसमें उन्होंने आदिवासी समाज के जो पर्व हैं और जो उनके उत्सव हैं, जो उनकी दिनचर्या है, जो उनके जीवन में प्रकृति का स्थान है, उन सब का बड़ा सुंदर वर्णन किया और उन्हीं की लय में वर्णन किया। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे गीत हैं, वो उनकी मनस्थितियों का वर्णन किया है। जैसे गांव के किनारे है बरगद का पेड़, बरगद की झूलती जटाएं, कैसी रे झूलती जटाएं, भूमि तक न आए, ऐसे ही लड़के इस गांव के पहले तो पास चले आए, झुक झुक कर बाहें बढ़ाएं, मिलने के पहले पर लौट लौट जाएं। जैसे बच्चे को किसी बुलाते हैं प्रेम से, बच्चा थोड़ा बढ़ता है लेकिन फिर शर्मा कर वापस हो जाता है। तो इस तरह के गीत, या बेटी बड़ी हो रही है, शादी के योग्य हो रही है, पिता व्यस्त है, ध्यान नहीं जा रहा है कि बेटी की शादी करनी चाहिए, इस विषय पर उनका गीत है। मेरे घर के पीछे चंदन है, या जो उम्र बढ़ती है तो उम्र का जो एक आवेग होता है, एक सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य का बड़ा खूबसूरत वर्णन किया है ठाकुर प्रसाद सिंह ने। ये आछी के बन अगवारे, आछी के बन पिछवाड़े वाले, आछी जो वन पुष्प है एक तेज गंध वाला, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पर्वतों का वर्णन किया है, झरनों का वर्णन किया है। तो एक गीत में कहते हैं, तुमने क्या नहीं देखा, एक बेटी कहती है तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती में, तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती में, जानोगे तुम जब कुहरे सी घिर जाऊंगी, देखो मुझको मैं क्या बार बार आऊंगी। ये जो उम्र है, ये जो चढ़ती हुई उम्र है, उम्र की ज़रूरतें, उम्र की मांग होती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी पिता को ध्यान देना चाहिए, सभी गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे गीत हैं, उनके गीतों पर तो मैंने लंबा लेख लिखा था। उनकी चर्चा, सबकी चर्चा करने के लिए अवकाश नहीं है। देखो, गीत को लेकर जो काम आगे हुए, उन गीतों को बहुत सारे गीतकारों ने परिभाषित किया। नवगीत को जितने लोगों ने नवगीत लिखे, उन सभी नवगीतकारों ने नवगीत को परिभाषित किया। मैंने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियाँ लिख दी, ताकि विद्यार्थी जाने कि मूलतः वो नवगीत होता क्या है। मैंने ये लिखा, जिसे आपको मैं सुना दूं, कि नवगीत वह छंदबद्ध रचना है जो लयात्मकता और संगीतात्मकता के बावजूद परंपरागत गीतों के सख्त तुकाग्रह और रूढ़ियों से मुक्त है। लोक संपृक्ति, आधुनिकता बोध, सांस्कृतिक चेतना, सघनता, संक्षिप्तता और व्यंजकता नवगीत की अनिवार्य विशेषताएं हैं। नवगीत की नवीनता, यथार्थवादी दृष्टि, युगबोध, अंतर्वस्तु की विविधता, व्यापकता, वैज्ञानिकता तथा शिल्प के लचीलेपन, भाषा की लोकोन्मुखता और प्रयोग धर्मिता में है। तो ये नवगीत की अंतर्वस्तु और उसके शिल्प की मुख्य विशेषताएं हैं। आप ये देखेंगे कि नवगीत के विषय वही हैं जो नई कविता के विषय हैं। हालांकि नई कविता, जब मैं कह रहा हूँ तो आज की कविता को नई कविता नहीं कहा जाना चाहिए। विद्यार्थी इस बात को जानते हैं, न जानते हो जो वो जाने कि नई कविता सिर्फ 1950 से 60 के बीच की कविताओं को कहते हैं।
नई कविता जो है वो 50 से 60 के बीच की कविताओं को नई कविता कहते हैं। उसके बाद की कविता जो है वो नई कविता नहीं, उसे हम मुक्त छंद की कविता कहते हैं। उसको बहुत सारे नाम दिए गए, इतिहास में जाकर उन सारे नामों की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, जिसको हम आजकल हम लोग अब बीच में जन कविता, जनवादी कविता कहा गया, जनगीत कहा गया, और जिसे हम लोग इधर समकालीन कविता कहते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक समकालीन कविता कहा जा रहा है, समकालीन गीत भी कर रहे हैं। तो मुक्त नवगीत, नवगीत से थोड़ा आगे जनगीत और समकालीन गीत, नवगीत प्लस जनगीत बराबर समकालीन गीत। समकालीन गीत को समझेंगे तो समझने के लिए नवगीत और जनगीत को जोड़ लेंगे तो समकालीन गीत बनेगा। जिस तरह से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को जोड़कर नई कविता बनती है, उसी तरह से नवगीत और जनगीत को जोड़कर समकालीन गीत बनेगा। इसमें देखो जो विषय है वो इतना बड़ा है और समय जो है वो थोड़ा सा बच रहा है। हम कुछ मुख्य जो प्रवृत्तियां नवगीत की हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं आपसे संक्षेप में। ये जो 30 गीतकार नवगीत दशकों के और बहुत सारे महत्वपूर्ण गीतकार, समझ लिए कि उतने ही उस समय लिख रहे थे महत्वपूर्ण लोग जो नवगीत दशकों में नहीं थे, वह गीतकार 60-70 गीतकार और इधर जो सैकड़ों लोग लिख रहे हैं उन सबकी उसमें से बहुत सारे लोग मेरे ध्यान में हैं। उन सब की चर्चा नहीं की जा सकती। मैं मुख्य प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए एक एक दो उदाहरण आपके पास छोड़ दूं ताकि फिर इस दिशा में आप काम करें और हम लोगों से चर्चा करें, हम लोगों से बातें करें, हम लोगों से कक्षाओं में सवाल करें। मैं सवाल करने के लिए हमेशा उत्साहित करता हूँ। इधर समस्या ये है कि वातावरण ही नहीं बन रहा है कि हम रूबरू बैठकर, आमने सामने बैठकर बातें करें और विद्यार्थियों के सवालों से सवाल करने का मौका दें और फिर उनके जवाब दें। तो लेकिन यह है कि ये प्रश्न जो आपके मन में बनेंगे, ये जो बीज आपके मन में पड़ जाएगा, क्योंकि आपका मन उर्वर है इसलिए इसे सही ज़मीन मिलेगी, सही जगह मिलेगी और ये पनपेगा, पल्लवित होगा और आगे चलकर छायादार वृक्ष बनेगा। ये हम लोग उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारी जो सीनियर पीढ़ी है वो तो जो करना था कर चुकी है। लोग हम लोगों का मनोबल बढ़ा देते हैं, यही बहुत करते हैं। हम लोगों के बीच के लोग काम कर रहे हैं अपना अपने ढंग से। इधर जो लोग लिख रहे हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आगे का नेतृत्व तो विद्यार्थियों को ही संभालना है। आप ही लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम लोग मदद करेंगे। तो इन चीज़ों से जो समूचे नवगीत को पढ़ते हुए मैं थोड़ा सा उसमें जनगीत को भी शामिल कर ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत मोटा विभाजन नहीं है, थोड़ा सा विचारों का अंतर है। उन दोनों को शामिल करके जो प्रवृत्तियाँ निकल रही हैं मैं उन प्रवृत्तियों की चर्चा आपसे करता हूँ। देखो, एक तो ये कहा गया था कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे पर्व त्योहार हैं, नवगीत में ये चीज़ें आनी चाहिए। ये घोषणा पत्र में था और भारतीय ढंग की आधुनिकता की बातें भी की गई थी उसमें। तो भारतीय जो हमारे पर्व हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो उत्सव हैं, इनका नवगीतकारों ने बहुत अच्छा वर्णन किया। जैसे शंभुनाथ सिंह का गीत है, बजता है ढोल कहीं पूजा के बोल, नीम का हिंडोला और मालिन का द्वार, एक बूंद की प्यासी माँ रही पुकार, यह पुकार नींद के किवाड़ रही खोल। वो चर्चित गीत है नीमिया के डारी मैया। इस विषय पर एक गीत जो उन दिनों बहुत चर्चित हुआ था वो है उमाकांत मालवीय जी का। उमाकांत मालवीय का ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, तमाम संग्रह उनके हैं। हम लोग जहाँ मौका मिलता है विद्यार्थियों को उत्साहित करते हैं। एक लड़की ने उमाकांत
मालवीय के गीतों पर पीएचडी भी किया था मेरे साथ। उनका एक गीत है जो स्त्रियां व्रत रखती हैं, बहनें, माँ, पत्नी, उस पर उनका बहुत प्यारा गीत है। चंद्रमा उगा गणेश चौथ का, माँ तुमने अर्घ दिया होगा मेरे लिए, निर्जल उपवास किया होगा मेरे लिए, बेटा परदेश में न सो सका, भरी भरी आँख ही भिगो सका, चंद्रमा उगा गणेश चौथ का। फिर कहते हैं कि चंद्रमा उगा बहुला चौथ का, बहना ने अर्घ दिया होगा मेरे लिए, निर्जल उपवास किया होगा मेरे लिए, वीरन हारा हारा और थका, भरी भरी आँख ही सजो सका, चंद्रमा उगा बहुला चौथ का। फिर कहते हैं पत्नी को याद करते हुए कि चंद्रमा उगा करवा चौथ का, तुमने भी अर्घ दिया होगा, निर्जल उपवास किया होगा, प्रियतम परदेश में न सो सका, भरी भरी आँख ही भिगो सका, चंद्रमा उगा गणेश चौथ का। तो ये जो संस्कार हैं, इन संस्कारों पर बहुत सारे गीतकारों ने गीत लिखे। इसी तरह से गांव खूब आया है नवगीत में, हमारा लोक हमारा गांव, ये खूब आया है। जब गांव आया है तो गांव की अच्छाइयाँ भी आई हैं और गांव की कमजोरियाँ भी आई हैं। गांव हमें बहुत अच्छा लगता है, हम पागल हो जाते हैं गांव जाने के लिए, कोई काम ना हो तब भी मौका तलाशते हैं कि गांव जाने का अवसर मिल जाए। गांव जाकर अच्छा लगता है। गांव में जाकर हम लोग, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने इस विषय पर बहुत लिखा है कि गांव जाकर हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भूल गई हैं या जो विस्मृत हो रही हैं, वो गांव के लोगों से मिलजुल कर हम तरोताज़ा होकर लौटते हैं। लेकिन गांव में जाकर बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जो अच्छा नहीं लगता, जो तकलीफ़ देता है और जिससे हम बहुत दुखी भी होते हैं। तो गांव हमें खींचता भी है, बांधता भी है और कई बार हमें कष्ट भी देता है। ये दोनों चीज़ें नवगीतों में खूब आई हैं। गांव पहले वाले गांव तो रहे नहीं, हम लोगों के बचपन के गांव या हमारे जो सीनियर लोग हैं उनके बचपन के गांव तो वो है नहीं। वह याद आता है तो गांव बुलाता है बहुत। तब डॉक्टर माहेश्वर तिवारी कहते हैं, चिट्ठियाँ भिजवा रहा है गांव, अब घर लौट आओ। गांव पिछले साल कोरोना काल में बहुत तेज़ बुलाया था गांव ने, और भागकर बहुत सारे लोग गांव ही गए थे। अगेन एक बार कहा था, गांव लौटने के लिए ही होते हैं, तो गांव लौटने के लिए होते हैं, गांव बुलाता है। तो चिट्ठियां भिजवा रहा है गांव, अब घर लौट आओ, थक गए होंगे सफ़र में पाँव, अब घर लौट आओ। या वही एक दूसरी जगह कहते हैं, धूप में जब भी जले हैं पाँव, घर की याद आई। तो जब धूप में पाँव जलते हैं, जब शहर हमें थका देता है, थका कर मार डालता है, बहुत परेशान करता है और हमें चूस लेता है और फिर हमें भगा देता है, तो अंततः गांव ही जाना पड़ता है। गांव हमें बहुत खींचता है। वह गांव कभी अच्छा लगता है और कभी अच्छा नहीं लगता है। गांव में नए ढंग के सामंत पैदा हुए हैं। गांव में सिर्फ लोरी नहीं है, सिर्फ फगुआ, कजरी, चैता, बिरहा नहीं है जो बड़ा प्यारा लगता है। गांव में एक नया सामंती वर्ग पैदा हुआ है, एक नया नवधनाढ़ वर्ग पैदा हुआ है, नए ढंग के लठायत पैदा हुए हैं जो पूरे गांव को संचालित कर रहे हैं। मैंने एक बार एक शेर कहा था, हमारे गांव में चलकर कभी देखे नज़ारा यह, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। तो मगरमच्छ के साथ बहुत सारे लोगों को पानी में रहना पड़ रहा है। गांव की ज़िंदगी ऐसी हो गई है। इस बात को भी नवगीतकारों ने, तमाम वरिष्ठ और नए नवगीतकारों ने इस बात को भी उठाया है। देवेंद्र कुमार बंगाली, जिनका मैं नाम ले रहा था, बहुत अच्छे सधे हुए बड़े पारंगत रचनाकार थे, जिनका एक गीत 1970 में जब छपा था धर्मयुग में, तो तहलका मचा था कि गीत में इस तरह की बातें भी की जा सकती हैं। एक गीत उनका, एक पेड़ चांदनी,
एक पेड़ चांदनी नाम से उनका संग्रह भी आया था। विद्यार्थी ध्यान में रखें, एक पेड़ चांदनी देवेंद्र कुमार बंगाली के गीतों का संग्रह है। तो एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने, भूले तो आ जाना एक फूल मांगने, बड़ा चर्चित गीत है। पूरा गीत सुनाने के लिए अवसर नहीं हमारे पास। तो उन्होंने गांव पर बहुत लिखा। गांव उनके यहाँ अच्छा, गांव का बहुत खूबसूरत रूप भी है। चलो 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 चले होले धनखरियों के देश, धान परियों के देश, आगे आगे पछुआ पीछे पुरवाई, बादल दो बहनों के बीच एक भाई, पानी पर लौटती गगरियों के देश, धान परियों के देश। चलो चले होले धनखरियों के देश, धान परियों के देश। तो बंगाली जी के यहाँ इस रूप में भी आता है। बंगाली जी के यहाँ गांव का दूसरा रूप भी आता है। हम ठहरे गांव के, इनमें गांव की जो जद्दोजहद है, जो आम आदमी जिस तरह से पिसता रहता है, उसका वर्णन आता है। हम ठहरे गांव के, बोझ हुए रिश्ते सब कंधों के पांव के। उसमें लंबा गीत है, एक छंद, एक बंद उसका बड़ा प्यारा है, वो सुनती हो तुम रूबी, एक नाव फिर डूबी, सुनती हो तुम रूबी, एक नाव फिर डूबी, ढूंढ लिए लहरों ने रास्ते बचाव के, हम ठहरे गांव के। बड़े लोग हमेशा बच जाते हैं, लहरें बच जाती हैं, छोटे लोग डूब जाते हैं। जब कोई आपदा आती है, कोई समस्या होती है, तो किसी छोटे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है, बड़े लोग तो बच जाते हैं हमेशा। तो ढूंढ लिए लहरों ने रास्ते बचाव के। तो देवेंद्र कुमार के यहाँ ये दोनों रूप गांव के आते हैं। गांव पर जिन लोगों ने लिखा उनमें गुलाब सिंह यहीं हम लोगों के पड़ोसी हैं, इलाहाबाद के पास के रहने वाले हैं। और गुलाब सिंह ने गांव पर बहुत प्रामाणिक और खूबसूरत गीत लिखे हैं। उनके गीतों में को पढ़ते हुए हमें लगता है कि हम आज के गांव को देख रहे हैं। संयोग से, सौभाग्य से वो अभी हैं हमारे बीच। जब वो कहते हैं कि शब्दों के हाथी पर झूमता महावत है, गांव यहाँ लाठी और भैंस की कहावत है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, या थप्पड़ के साथ गई पीठ थपथपाई, एक आंख हंसी एक भीगी भर आई, थप्पड़ के हुए कभी चांटों के हो गए, पेट पीठ के दुहरे पाटों के हो गए, चादर चीखी जब जब कुछ है कि पैर को फैलाया। तो ये जो गांव के अभाव हैं, गांव के दुख हैं, ये सारे दुख भी आते हैं। नहर गांव भर की है पानी प्रधान का, ये भी कहते हैं वो। नहर तो गांव भर की है कहने के लिए, पानी जो है वो प्रधान का है, जो समर्थ है, जो दबंग है, पानी उसके हिस्से में है। उमाशंकर तिवारी के गीत हैं इसी तरह के गांव को लेकर। ये शहर होते हुए से गांव पहचाने नहीं जाते। तो गांव पर इन कवियों ने ज़्यादा लिखा है, बहुत लिखा है। जो हमारे समय की विसंगतियां हैं, जो हमारा युग है, वो गांव से लेकर शहर तक, इस पर भी नवगीतकारों ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। और जो दोहरा आचरण है, जो छल छद्म है, जो अविश्वास है, ये सारी चीज़ें, जो धोखा है, जो फरेब है, जिसको हम मुक्तचंद की कविता में देखते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से गीत में दिखाई पड़ते हैं सभी। जैसे शंभुनाथ जी का वो चर्चित गीत है, सोन जूही हंसते हैं लोग, हंस हंस कर डसते हैं लोग। मैं पूरी पंक्तियाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। या श्री कृष्ण तिवारी का गीत है, बाहर से हंसते हैं लोग, अंदर से रोते हैं लोग, जाने ये कैसी आबो हवा, जाने ये कैसे हैं लोग। कुंवर बेचैन और उमाकांत मालवी वगैरह ने इस विषय पर अच्छे गीत लिखे हैं। जैसे उमाकांत मालवी, जो हमारा समय है, हमारे समय की राजनीति है, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, उस पर उमाकांत मालवी ने बहुत प्रतीकात्मक ढंग से लिखा है। वो सिंहों ने सर्कस में काम कर लिया, जो बड़े ताव दिखलाने वाले लोग थे, उनकी जो दुर्गति है,
सिंहों ने सर्कस में काम कर लिया, बाघिन को श्वान ने बलात् हर लिया, आक्रोशों ने ओढ़ी कत्थक मुद्राएं, मेज साफ करने को रह गई ध्वजाएं। जो बड़े तेजस्वी थे, आक्रोश व्यक्त करते थे, वो कथक करने लगे और तमाम सारे लोगों के झंडे मेज साफ करने में लग गई। तो कुंवर बेचैन वगैरह ने इस पीढ़ी, जो हमारे समय की जो विसंगतियां हैं, जो नई और पुरानी पीढ़ी के बीच की मान्यताओं में फ़र्क है, जिसको एक दौर में पीढ़ियों का टकराव कहा जाता था, उसको कुंवर बेचैन ने अपने गीतों में लिखा। कुंवर बेचैन भी पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे। एक महीना पहले लगभग कुंवर बेचैन को BHU हम लोगों ने बुलाया था, BHU में काट उनका हुआ था। पीढ़ियों का जो टकराव, ये गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। जो नई और पुरानी पीढ़ी के भाव हैं, जो विचार हैं, कि घर के बारे में उनका गीत है, जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। तो कच्चे घर की कच्ची दीवारों पर टंगने से हमारी युवा पीढ़ी की टाई कतरा रही है। हाँ, पुराने लोग अच्छे नहीं लगते, पुराने ढंग का खान पान, पुराने ढंग का पहनावा, वो चाल चलन, वो संस्कृति अब अच्छी नहीं लग रही है। ये टकराव जो है, यह कुंवर बेचैन के गीतों में हम देखते हैं। इसी प्रकार नवगीत में जो पारिवारिक प्रेम है, यह प्रेम बहुत खूबसूरत ढंग से आ रहा है। नवगीत में प्रेम देखिए, प्रेम तो हमेशा रहा है, हमेशा से प्रेम ही कविता का केंद्र रहा, वो किसी भी युग की कविता हो। और उसी प्रेम के लिए सारी लड़ाई है। हम एक प्रेममय समाज की कल्पना कर रहे हैं, जहाँ लोग प्रेम से रहें। मनुष्य ने जो तमाम दीवारें खड़ी कर दी हैं, तमाम सारी समस्याएं पैदा कर रही हैं, उन सबसे ऊपर उठकर एक प्रेम का वातावरण बने। तो प्रेम जो है वह नवगीत में है। उसमें माँ भी है, पत्नी भी है, वधू भी है, बहन भी है, बेटी भी है। मैं बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें आपसे ये कर रहा हूँ, थोड़ा समय भी बचा लेना है और थोड़ा जो कहना है उसमें से कुछ कह भी लेना है। जैसे परिवार के बिना सुख दुख कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुख में हंसने के लिए भी कुछ लोग साथ होने चाहिए, और रोने के लिए भी आंसू पोंछने वाले थोड़े कुछ लोग और कुछ कंधे होने चाहिए, जहाँ टिक के आदमी रो सके। तो सुख हो या दुख हो, परिवार के बिना ये कुछ अच्छा नहीं लगता। शंभुनाथ जी की पंक्तियाँ हैं, बगिया में नाचेगा मोर, देखेगा कौन, तुम बिन ओ मेरे चितचोर, देखेगा कौन। तो जो सुख है, यह भी अकेले में अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा आपको। देवेंद्र कुमार के एक पेड़ चांदनी की मैं चर्चा कर रहा था। उनके बहुत सारे गीत हैं इस तरह के। वो झरझर झर झरती है चांद किरण, रूठो मत प्राण पास में रहकर, बहुत प्यारा गीत है। क्योंकि ये हम लोग, साहित्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि विद्यार्थियों के साथ ये छल है कि बहुत सारे अच्छे कवियों से हम अपने विद्यार्थियों को वंचित रखे हुए हैं। देवेंद्र कुमार का गीत है, झरझर झर झरती है चांद किरण, रूठो मत प्राण पास में रहकर, चूड़ी सी चढ़कर कलाई पर, टूटो मत प्राण पास में रहकर, झरझर झर झरती है चांद किरण। सोम ठाकुर को हम सभी जानते हैं। सोम ठाकुर ने बहुत प्यारे गीत लिखे हैं। एक ऋचा पाटल पर उन्होंने जो उनका संग्रह है, संयोग से मैंने लिखा था, उस पर विद्यार्थियों की जिनकी ज़्यादा रुचि हो उनको मेरी एक किताब देखनी चाहिए, गीत का आकाश एक किताब है मेरी, जिसमें
27 गीतकारों का मूल्यांकन किया गया। उसमें बहुत सारे जो प्रसिद्ध हम लोगों के गीतकार हैं उनको रखा गया है, तो कभी उसे देखना चाहिए। सोम ठाकुर लिखते हैं, एक व्यक्ति जो जाता है, कोई भी व्यक्ति जो काम के लिए बाहर निकलता है, हमारे तमाम सारे मजदूर, तमाम सारे कर्मी अपने ऑफिसों के लिए रोज़ निकलते हैं और ये उनकी मजबूरी है, जाना ही पड़ता है। इस विषय पर यश मालवी ने एक बहुत बढ़िया गीत लिखा था। जाते पिता जा रहा है और बच्चा रोक रहा है, बच्चा गोद में आना चाहता है, लेकिन पिता की विवशता ये है कि उसे जाना ही है। तो पल्लव की तरह से उसके हाथ हिल रहे हैं और पिता की विवशता है कि नहीं, काम पर जाना है, फाइलें खुली इंतज़ार कर रही है। बहुत प्यारा गीत है उनका। मैं इनकी चर्चा कर रहा था आपसे। सोम ठाकुर की पत्नी कहती है जाते हुए पति से, पुरुष से, कि जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम, चांद को निहारते न बीत जाए सारी रात, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम। तो वो पूरा गीत है मेरे पास, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। इसी तरह से यश मालवी का मैं अभी नाम ले रहा हूँ। उनकी प्रेम की बातें यश मालवी ने भी अच्छे ढंग से की हैं, और इधर के नवगीत का जो विकास है और जो हम लोगों की पीढ़ी के रचनाकार हैं, यश मालवी उसमें तेजस्वी रचनाकार हैं। यश मालवी, सुधांशु उपाध्याय वगैरह जो हैं, ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनकी 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। काम की बातें करेंगे कल, काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है, सच कहें तो प्यार का दिन है। काम की बातें करेंगे कल। सुधांशु उपाध्याय का मैं आपसे नाम ले ही रहा था। सुधांशु उपाध्याय ने, कैलाश गौतम ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। सुधांशु उपाध्याय का एक गीत जो है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, अगर वो गीत मुझे दिख जाए तो। है ये किताब का मैंने लोकार्पण किया था इलाहाबाद में, अक्षरों के पार जाकर, और उस समय जो नोट्स लिए थे वो पेज है यहाँ पर। और वो हंस पड़ी, गीत का नाम है वो हंस पड़ी, नवगीत है। देखिए, प्रेम की कविताएं कितनी आत्मीयता से भी लिखी जा सकती हैं कि उसने देखा पास आई और पंजों पर हुई तनकर खड़ी, बहुत लंबे हो जरा नीचे झुको, बहुत लंबे हो जरा नीचे झुको, और माथा चूम कर वो हंस पड़ी तो फिर कई बातें हुई, बहुत तेजी से लगा मौसम बदलने, झूम कर लहरा के बरसातें हुई, बहुत दिन से बंद थी जो चल पड़ी, दीवार पर सोई घड़ी। तो ये बहुत प्यारा गीत है सुधांशु उपाध्याय का। इस विषय पर गीत बहुत सारे हैं। वधू को लेकर उमाकांत मालवी ने बहुत प्यारा गीत लिखा है। नववधू घर में आती है और किस तरह से स्वागत उसका किया जाता है और किया जाना चाहिए। तुलसीदास ने जब सीता अपनी बहनों के साथ दशरथ के घर आई थी, तो दशरथ जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये जो वधुएं हैं वो अभी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं और पराए घर आई हैं, तो इनका ध्यान रखना। कैसे रखना? नई बहू लड़किनी पर गृह आई, राख्यो आँख पलक की नाई। बहुएं अभी बच्चियां हैं और पराए घर आई हैं, इनकी देख रेख ऐसे ही करना जैसे पलकें आँखों की करती हैं। उमाकांत मालवी का गीत है, परछन की बेला है। कहते हैं परछन की बेला है, लक्ष्मी घर में आई है और खोलो रे बंद किवाड़ खोलो, और झूम करके स्वागत करते हैं नववधू का। वो गीत मेरे पास है, लेकिन मैं समय बचाना चाह रहा हूँ। तो बेटियों को लेकर गीत लिखे गए हैं।
कुंवर बेचैन के गीत हैं, माहेश्वर तिवारी के गीत हैं। वो कुंवर बेचैन ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं बेटियों को लेकर। हाँ, बेटियाँ पावन ऋचाएँ हैं। जिन लोगों के सवाल आ रहे हैं और मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, वो मुझसे बाद में बात कर लेंगे। वो लोग मुझसे फ़ोन पर बात कर लेंगे। कुछ लोग किताबों के पते वगैरह पूछ रहे हैं, तो वो सब बाद में। अभी हम ये काम कर लेते हैं। कुंवर बेचैन कहते हैं कि बेटियां पावन ऋचाएँ हैं जो पिता के घर बहुत। बेटियां पावन ऋचाएँ हैं अपने मन की बात जो खुलकर नहीं कहती। ये बेटियों का स्वभाव है। बेटियां पावन ऋचाएँ हैं अपने मन की बात जो खुलकर नहीं कहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बढ़िया प्यारा सा गीत है। वो संग्रह भी उनका संजोग से मेरे सामने रखा हुआ कुंवर बेचैन का। माहेश्वर तिवारी ने बेटी को लेकर, लड़की को लेकर, ये जो लड़कियां हमारे घर में हैं उनको लेकर बहुत प्यारा गीत लिखा था। उनका जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है, उसको लेकर वो माँ के तलवों को सहलाती जैसे नरम घास है लड़की। माँ के तलवों को सहलाती जैसे नरम घास है लड़की, और पिता के पके बाल जैसी कुछ कुछ उदास है लड़की। ये नवगीत है। ये नवगीत की पंक्तियाँ हैं। बेटी की कोमलता, कोमल भाव, कोमल मनोभूमि, और ये जो हमारा समय है, इस समय में चिंताएं तो, और पिता के पके बाल जैसी कुछ कुछ उदास है लड़की। तो इस विषय पर पारिवारिक जो प्रेम है, इस पर बहुत सारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। इसी तरह से जिसको हम आम आदमी कहते हैं साहित्य में, वो उस आम आदमी के प्रति, आम आदमी और जो वंचित समाज है, जो मेहनतकश अवाम है, जो हमारे समाज का श्रम करने वाला श्रमजीवी वर्ग है, उसके जीवन की मुश्किलों को भी नवगीतकारों ने उठाया है और उनके प्रति अपनी पक्षधरता घोषित की है, उनकी लड़ाई में शामिल होने की बातें की हैं। माहेश्वर तिवारी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, और जो लोग कहते हैं कि नवगीत में, गीत में आज के जीवन की मुश्किलें बयान नहीं हो सकती हैं, उन लोगों को इन नवगीतकारों को पढ़ना चाहिए। माहेश्वर तिवारी को पढ़ना चाहिए। उन्हें नचिकेता के गीत, शांतिमन के गीत पढ़ने चाहिए। उन्हें राम किशोर दहिया के गीत पढ़ने चाहिए, और भी बहुत सारे जो लोग लिख रहे हैं इधर, उनके गीत, शैलेंद्र शर्मा के गीत, राघवेंद्र प्रताप सिंह के गीत, शिव कुमार पराग के गीत, इन गीतों को देखना चाहिए कि आज की ज़िंदगी किस तरह से नवगीत में आ रही है। वो कहते हैं, आस पास जंगली हवाएं हैं मैं हूँ, पोर पोर जलती समिधाएं हैं मैं हूँ। जो हमारा पूरा परिवेश है, आस पास जंगली हवाएं हैं मैं हूँ, पोर पोर जलती समिधाएं हैं मैं हूँ। आड़े तिरछे लगाव बनते जाते स्वभाव है ये गीत। फिर आगे उसमें एक चरण आता है जो खास तौर से बताना, एक खूबसूरत बिंब है उसमें कि कहते हैं कि वो अगले घुटने मोड़े झाग उगलते घोड़े। एक बढ़िया सा बिंब है। जैसे किसी तांगे पर बहुत सारा सामान लाद दिया जाए, बहुत सारे लोग बैठ जाएं, चढ़ जाएं और घोड़ा खींच ना पाए। एक परिवार को चलाने वाला आदमी, एक आदमी कमाने वाला है, और एक परिवार का कैसे गुजर बसर होना है, इस विषय पर अगले घुटने मोड़े झाग उगलते घोड़े, जबड़ों में कश्ती बलगाए हैं मैं हूँ। तो जबड़े चलना ही है, घुटने मोड़ के चलिए, चाहे गिर के चलिए, किसी भी तरह से इस परिवार की गाड़ी को खींचना है।
यह नवगीत है। यह नवगीत है जो नवगीत की सीमाओं को अतिक्रमण करके जनगीत भी बनता है। तो इन विषयों पर बहुत सारे गीत हैं। शांति सुमन का वो गीत, प्रसिद्ध गीत, थाली उतनी की उतनी है, छोटी हो गई रोटी, कहती बूढ़ी दादी अपने गांव की, सबसे बूढ़ी दादी अपने गांव की। या शिव कुमार पराग का वो ये चर्चित गीत है, मत आना चाँद तुम्हें देखकर, बेटा रोटी रोटी कहता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह का गीत है, घर के हालात नहीं कहने, घर के हालात नहीं कहने, जूझ रहे दानवी अभावों से, भाभी के बचे कुचे गहने। तो घर जो आम आदमी की ज़िंदगी है, जो मुश्किलें हैं, वो खूब आए हैं और प्रतिरोध भी आया है इनमें। उमाशंकर तिवारी लिखते हैं कि वे लोग जो कांधे हल ढोते, खेतों में आंसू बोते हैं, उनका भी हक है फसलों पर, अब भी मानो तो बेहतर है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, जो श्रम कर रहे हैं, उनका भी खेतों पर हक है, उन्हें उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इसको जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना अच्छा होगा। तो ये रमेश रंजक के तमाम गीतों में ये जो सामान्य आदमी है, इसका दुख दर्द वर्णित हुआ है। वो एक गीत में एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम देखो यमुना की होड़ा होड़ी मत करना, क्योंकि वो तो संपन्न है और तुम्हारा पिता जो है वो बेरोजगार है। तो तुम यमुना से प्रतिद्वंदिता मत किया करो, उसकी देखा देखी चीज़ें मत मांगा करो, क्योंकि वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो बड़ा दर्द है इन गीतों में रमेश रंजक के यहाँ, और इसका प्रतिरोध बहुत ज़बरदस्त है गीतों में। शलभ श्री राम सिंह, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग तमाम उदाहरणों से बात कर सकते हैं, लेकिन समय हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, समय तो वैसे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट और मैं अपनी बातचीत करके अपने को समेटूंगा। शलभ श्री राम सिंह के गीत की चर्चा करना ज़रूरी है। एक गीत उनका जो जन संघर्षों में साथ देता रहा है, जो गीत जन संघर्षों में हिस्सेदारी करते रहे हैं, वो गीत उनमें उनकी चर्चा उनके उस गीत में खूब अच्छे ढंग से हुई है। गीत है वो एक ज़माने में हम लोग गाया करते थे। जब मैंने वो गीत लिखा था, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबडबाई न हो। उससे पहले शलभ श्री राम सिंह ने एक बेहतरीन गीत लिखा था, नफस नफस कदम कदम, बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। यकीन आँख मूंद कर किया था जिन पे जान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद हैं हमारी बोलियाँ, वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियाँ। जो इनका भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, वो सरफरोश आरजू, वही सबाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। तो शलभ श्री राम सिंह के गीत इस दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। तो बहुत कुछ लिखा गया है और कम समय में वो सब कहना संभव नहीं है। जिन लोगों ने बीच के दौर में अच्छे गीत लिखे, जिनके गीतों से मैं उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ समय की कमी के कारण, उनमें जो महत्वपूर्ण नाम हैं वो रामदरस मिश्र, केदारनाथ सिंह के कुछ गीत बहुत चर्चित हुए। केदारनाथ सिंह ने आरंभ में नवगीत ही लिखे थे, वो आना जी बादल जरूर वाला गीत जो है, या बहुत सारे रात पिया पिछवारे पहरू ठनका किया जैसे गीत उनके जो हैं। रामदरस मिश्र, केदारनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, महेंद्र ने, माधव कौशिक, सुभाष वशिष्ठ,
राजेंद्र राजन, विनोद कुमार श्रीवास्तव, शिवानंद सिंह सहयोगी, गौरव पांडे के गीतों पर तो मैंने एक आध बार एकल व्याख्यान दिया है। मधुकर अस्थाना, मधुकर गौड़, मालिनी गौतम, सोनरूपा विशाल, डॉक्टर भावना, संजय पंकज, हरीश निगम, सत्यनारायण, राधेश्याम बंधु, राजेंद्र गौतम, रमेश गौतम, जहीर कुरैशी, अमरनाथ श्रीवास्तव, अश्व घोष, कुमार रविंद्र, योगेंद्र वर्मा व्योम, रामकिशोर दहिया, राम सिंगर, योगेंद्र प्रताप मौर्य, चित्रांश बाघमारे। ये योगेंद्र प्रताप मौर्य और चित्रांश बाघमारे ये बिल्कुल नए लड़के हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इस तरह के कुछ लोग इधर कम उम्र के, जो अभी 30-35 की उम्र वाले लोग हैं, उनमें ये योगेंद्र प्रताप और चित्रांश ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कुछ और भी लोग अच्छा लिख रहे हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। एक बात की चर्चा मैं आपसे 2 मिनट में और करूं कि किसी भी विधा में सब कुछ अच्छा नहीं लिखा जाता है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नवगीत पर बोल रहा हूं, जनगीत की चर्चा कर रहा हूं। हर विधा में एक ही समय में बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं। कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं और उनके गीत, उनकी गज़लें, उनके दोहे, उनकी कविताएं समय की सीमा को लांघ कर कालजयी बन जाया करती हैं। और उसी समय कुछ बहुत ख़राब भी लिखा जा रहा होता है, लेकिन सबको स्वतंत्रता है कुछ भी लिखने की। अब कितना समझाया जाए, समझाने पर कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। कुछ लोगों ने बातचीत बंद कर दी, उनको सुझाव दे दीजिए कायदे से, तो वो बोलते ही नहीं है। फिर अब क्या कि भाई खुश रहिए, आप लिखिए, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करिए और कागज़ ख़राब करिए, क्या करना है। कुछ लोग शिल्प के स्तर पर बढ़िया लिख रहे हैं, लेकिन उनके पास कथ्य नहीं है। मैं पहले भी कह रहा तो फिर कह रहा हूँ कि मुख्य बात तो कथ्य होती है। हम जो कह रहे हैं वही महत्वपूर्ण है, हमारी सरोकार महत्वपूर्ण है। हम बहुत सुंदर ढंग से कह लें और बहुत सुंदर ढंग से सुना लें। बहुत सारे गीतकार बहुत बढ़िया ढंग से गा भी लेते हैं। उनको गाते सुनिए तो कुछ और लगता है, पढ़िए तो देखिए पता चलता बहुत सारी कमियां हैं। मैं 2 वरिष्ठ गीतकारों के गीतों की चर्चा संक्षेप में कर रहा हूं कि किस तरह से अगर वैचारिक रूप से रचनाकार साफ नहीं है, उसके सरोकार स्पष्ट नहीं है, तो गीत अच्छा होते हुए भी जन विरोधी हो जाता है। एक गीत है श्री कृष्ण तिवारी का और बहुत चर्चित गीत है, भीलों ने बांट लिए वन, राजा को खबर तक नहीं। ये बहुत चर्चित गीत है। जब तिवारी जी थे तो सुनाया करते थे, अक्सर लोग उनसे सुनते थे, भीलों ने बांट लिए वन, राजा को खबर तक नहीं। और उसके बाद बताते हैं कि उसमें आता है कि वो रानी हो गई बदचलन, राजा को खबर तक नहीं। फिर वो सारा राजपाट चला जाता है। अब सवाल ये है कि भीलों ने बांट लिए वन। देखिए हकीकत तो ये है कि भील जंगल जो है, वन जो है, वो भीलों का ही है। और अगर भील वन को बांट लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये तो व्यंग कर रहे थे वो। और जब वहाँ पहुँचते हैं कि रानी हो गई बदचलन, राजा को खबर तक नहीं, वहाँ ये बात समझी जानी चाहिए कि बदचलन तो राजा होते आए हैं। एक एक राजा की सैकड़ों रानियां हुआ करती थी। इतिहास में जाएं तो बहुत सब पता चलता है। जो बहुत भले लोग थे उनकी थोड़ी कम होती थी, लेकिन जो जितना समर्थ था उसकी उतनी रानियां थी। तो बदचलन तो राजा होते थे, पुरुष होते थे, लेकिन कभी राजा को कुछ नहीं कह रहा है। रानी हो गई बदचलन, राजा को खबर तक नहीं। जो राजा बदचलन होगा उसकी रानी बदचलन क्यों नहीं हो सकती है? क्या बदचलन होने का अधिकार राजा को ही है? तो यह गीत पूरा का पूरा स्त्री विरोधी गीत है। हमारे आदरणीय हैं बुद्धिनाथ मिश्र जी, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र का एक बड़ा चर्चित गीत है,
वो अक्सर सुनाते हैं बिना उसको सुनाए। जैसे दूसरी सारी कविताएं सुना लेते हैं, उसके बाद उसको तो ज़रूर ही सुनाते हैं। एक बार और जाल फेंक रहे मछेरे, यह पूरा का पूरा गीत सुनिए तो यह गीत कोई स्वस्थ संदेश नहीं देता। एक बार और जाल डाल रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। कौन मछली बंधन में बंधना चाहती है? जाल में फंसने के बाद मछली की क्या दुर्गति होती है? तो एक तो मछली के अर्थ में भी ठीक नहीं है, दूसरे अगर कोई जाल फेंकता रहता है जब होता है तब, तो यह भी स्वस्थ मानसिकता नहीं है। अगर किसी स्त्री किसी लड़की को आकर्षित करने के लिए ही कोई जाल फेंक डाल रहा है, तब भी ये अच्छी बात और अनुकरणीय बात नहीं है। इस गीत को पूरा मैंने कई बार पढ़ा, मैंने लिखा भी इस गीत पर है, दोनों लोगों पर लिखा है मैंने। तो ये दोनों लोग मेरे आदरणीय हैं। श्री कृष्ण जी मुझे बड़ा स्नेह देते थे। BHU में एक कवि सम्मेलन में मैंने उनसे अध्यक्षता कराई थी। बुद्धनाथ जी मेरे बड़े प्रिय हैं और BHU में उनको भी मैंने बुलाया था, 1 साल काव्य पाठ किया था उन्होंने। तो ये इस तरह के भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे सरोकार साफ नहीं होते हैं, हमारी वैचारिक पक्षधरता साफ नहीं होती है, तो हम कभी कभी जाने अनजाने जो लिख रहे होते हैं उससे बड़ा अनर्थ हो जाता है, बहुत अनर्थकारी होता है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और लिखते समय पढ़ते समय हमें सचेत होकर पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने इतने समय तक मुझे सुना, मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे के करीब होने जा रहे हैं, और मैंने एक बहुत बड़े विषय पर संक्षेप में कुछ ज़रूरी बातें करने की, आपके साथ बातें करने की कोशिश की। ये संभव नहीं था कि मैं बहुत गहराई में जाकर और एक एक कवि पर आपसे ठीक से बात करता, जबकि उनकी तमाम सारे कवियों की कविताएं हमारे सामने थी। नईम जो बड़े गीतकार थे और मेरे आदरणीय थे, उनके गीत बहुत अच्छे गीत हैं नईम के, खास करके वनों को लेकर, वनों को निर्वृक्ष होते देखना कितना कठिन है, बहुत प्यारा गीत है उनका। और मतलब वो बताते हैं कि किस तरह से हम वनों का नरसंहार कर रहे हैं, जन हत्या कर रहे हैं उस गीत में। तो उनके गीत बहुत अच्छे गीत हैं, तो उनकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए, तमाम कवियों की नहीं कर पाए। देवेंद्र आर्य भी अच्छा लिखते हैं, कई लोग बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। तो संक्षेप में जो बातें हम लोगों ने की, विद्यार्थी हमारे जो विद्वान जुड़े हैं वो तो सब जानते हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, कमलेश भट्ट, कमल ने भी गीत अच्छे लिखे हैं, नवगीत अच्छे लिखे हैं। तो यहाँ बनारस में कई लोग ऐसे हैं, सुरेंद्र वाजपेयी बढ़िया गीत लिखते हैं, ये क्या नाम है, प्रकाश उदय के गीत भी अच्छे हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे मन में हैं, लेकिन उन सब की चर्चा संभव नहीं है। आप लोग इन बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पढ़ें, लाइब्रेरियों की तरफ जाएं, वहाँ किताबें मिलेंगी। दुकानों पर जिस चीज़ की मांग होती है उसी चीज़ की पूर्ति होती है, इसलिए नवगीतों के संग्रह शायद न मिले, लेकिन जो हम लोगों की लाइब्रेरियाँ हैं, BHU की लाइब्रेरी है, अन्य पुरानी लाइब्रेरियाँ, उनमें नवगीतों के संग्रह आपको मिलेंगे। उन्हें पढ़ें, उन पर लिखें, आप लोग खुद लिखें, जो लोग लिखते हैं उनसे प्रेरणा लें, उनसे देखें कि कोई व्यक्ति अपनी बात को किस तरह से कहता है, कहने का क्या सलीका होता है, किस तरह से बात की जानी चाहिए, कही जानी चाहिए, इसे सीखने की ज़रूरत है। तो आज आप लोगों के साथ बात करके मुझे अच्छा लगा कि बहुत दिन बाद हम लोग नवगीत पर बात कर रहे हैं। कुछ रिफ्रेशर कोर्स वगैरह में कुछ लोगों ने मुझसे बोलने के लिए कहा था नवगीत पर, लेकिन विद्यार्थियों के साथ इतनी लंबी बात करने का कभी मौका नहीं मिला। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आभारी हूँ। जो भी विद्वान, जो भी साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे सुना, मैं उन सभी का कृतज्ञ हूँ। सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।